दोस्तों, ये आज हमारी 7वीं किस्त है उस वीडियो सिलसिले की जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हमने एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक डेवलप की है जो कि एक चार्ज में 800 किलोमीटर चल सकती है और जिसकी बैटरी लाइफ 17 साल है। आज अब हमने आपको ये समझाना है, ये बताना है कि किस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो एक चार्ज में 800 किलोमीटर चल सकती है। उसके लिए सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ये पता लगाएं कि जब एक गाड़ी चलती है रोड पर तो उसका एनर्जी का ख़र्चा कितना होता है। उसे कहते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि एक मोटरसाइकिल का या एक गाड़ी का जब वो रोड पर चलती है तो उसका एनर्जी का ख़र्चा कितना होता है। सबसे पहले तो उसमें होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस, यानी जब गाड़ी चलती है तो हवा का दबाव उसको सामने से लगता है और कुछ एनर्जी खर्च होती है एयर के रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़। दूसरी एनर्जी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड रेजिस्टेंस। जब गाड़ी चलती है तो कुछ रोड की रेजिस्टेंस होती है, वो खर्चा होता है। तीसरा खर्चा होता है उसके अपने वेट का। गाड़ी जो है किसी का वज़न होता है 100 किलो, किसी का 80 किलो, किसी का 200 किलो, किसी का 400 किलो। तो गाड़ी के अपने वज़न को खींचने के लिए जो गाड़ी का खर्चा होता है एनर्जी का, उसे कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम वेट। चौथा खर्चा जो है वो ये होता है कि जब गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं, जब उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च होती है जो कि उस एनर्जी से कुछ ज़्यादा होती है जब गाड़ी चल रही होती है। यानी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। तो उसको हमने कह लिया कि E4 है। फिर उसके बाद जो है पांचवी चीज़ जो है वो होती है एनर्जी रिक्वायर्ड वाइल क्रूजिंग द व्हीकल। क्रूजिंग का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें कि एक गाड़ी जो है एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलती रहे तो उस वक्त जो एनर्जी का खर्चा होता है वो कहलाता है क्रूजिंग। जैसे आप लोगों ने देखा हो को कुछ गाड़ियों में बाकायदा क्रूज़ कंट्रोल होता है, यानी उसमें गाड़ी की एक स्पीड आप सेट करते हैं, वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, जितनी भी हो, और वहाँ पर आप जो है लॉक कर देते हैं और जैसे ही ब्रेक दबाते हैं तो क्रूजिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो पांचवा जो खर्चा है एनर्जी का वो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्रूजिंग ऑफ द व्हीकल। यानी एक गाड़ी को क्रूजिंग के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हमने कह लिया कि वो E6 है। इसके अलावा जो है एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी हमारी ज़ाया होती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी एनर्जी जो हमने उसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर फिल की हुई होती है और जिसकी बेस पर गाड़ी चल रही होती है, तो ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हमने कह लिया कि वो E6 है। जो सातवीं चीज़ जो है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड वाइल ड्राइविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर फर्ज करें किसी चढ़ाई पर आप चढ़ रहे हैं तो उसमें आपका एक प्लेन जगह पर चलने के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसको हमने कह दिया कि वो E7 है। फिर उसके अलावा आठवां खर्चा जो होता है वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी लॉस वाइल एट ट्रैफिक सिग्नल। अगर फर्ज करें कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में क्योंकि इंजन तो इसमें होता नहीं है तो इसमें ये वाला ख़र्चा तकरीबन ज़ीरो होता है। और अगर फर्ज करें कि रात है तो रात में थोड़ा सा ख़र्चा जो आपका लाइट का होगा सिर्फ वो होगा, तो ये एक एनर्जी लॉस है। और नवा ख़र्चा जो है जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में होता है उसे कहते हैं उसे हमने कह लिया कि एनर्जी लॉस
एट BTMS। BTMS का मतलब ये होता है बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि जितनी भी आजकल कारें बन रही हैं उन सब के अंदर लगा होता है BTMS, यानी बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बैटरीज का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास लगता है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने जो बाइक डेवलप की है उसमें अभी तक तो हमने BTMS नहीं लगाया है, लेकिन उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। हमने कुछ सामान ले लिया है और इंशाल्लाह उसको भी हम डेवलप करेंगे। तो ये 9 अखराजात एनर्जी के हुए जो हम वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं या ख़र्च करते हैं जब गाड़ी को हम चला रहे होते हैं। अब हमारे रहते हैं कुछ एनर्जी गेन्स भी होते हैं गाड़ी के अंदर। तो पहला जो एनर्जी गेन होता है वो हो गया एनर्जी गेन ड्यूरिंग कोस्टिंग ऑफ द व्हीकल। इसका कोस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी रेस छोड़ दूँ, मेरी मोटरसाइकिल जा रही है फ़र्ज़ करें कि 60 की स्पीड पर, और मैंने उसकी रेस छोड़ दी। जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा तो जो मोटरसाइकिल जो है कुछ देर चलेगी और मेरा करंट जो है फ़ौरन ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी मेरी जो बैटरी की कंजम्पशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो गाड़ी चलने का वो अमल जिसमें गाड़ी जो है अपने पोटेंशियल के ऊपर अगेंस्ट ज़ीरो कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या ऑफ द फ्यूल चल रही होती है, उसे कहते हैं कोस्टिंग। तो इलेक्ट्रिकल कारों के अंदर या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के अंदर ये तकरीबन 100% आपका गेन होता है। जबकि इंजन ड्रिवन गाड़ियाँ चूँकि उसके इंजन बंद नहीं होते, इंजन फिर भी चल रहे होते हैं, तो उसमें ये खर्चा जो इसमें ये गेन जो होता है ये शायद कोई 60-70% होता है। तो हमारा जो एनर्जी गेन है, पहला एनर्जी गेन आया एनर्जी गेन ड्यूरिंग कोस्टिंग ऑफ द व्हीकल। दूसरा एनर्जी गेन जो है जो आता है कारों के अंदर, इंजन ड्रिवन हो ये बैटरी वाली हो, ऐसे मोटरसाइकिल्स के अंदर वो होता है एनर्जी गेन थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। आपको पता है कुछ गाड़ियों के अंदर आता है ENE चार्ज, वो गाड़ियाँ कहलाती हैं ENE चार्ज गाड़ियाँ। उसमें ये होता है कि जैसे ही गाड़ी जो है रुकती है किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर या जो है वो गाड़ी जो है उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाए, तो उसमें ये होता है कि उसमें एक लगा होता है जनरेटर। जनरेटर जो है वो एनर्जी गेन करता है और उस एनर्जी गेन को वो एक बैटरी में ट्रांसफ़र कर देता है, और उस बैटरी को आप इस्तेमाल करते हैं टू ऑपरेट द एक्सेसरीज ऑफ द व्हीकल। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है और वो है इको आइडल। इको आइडल का मतलब ये होता है कि जब जो है जैसे ही वो आइडलिंग मोड में जाती है, यानी किसी ट्रैफिक के इशारे पर रुकती है, तो वो गाड़ी ऑफ हो जाती है। लेकिन चूँकि उस गाड़ी के अंदर ENE है, उसका AC चलता रहता है, और उस वक्त AC को चलाने के लिए जो एनर्जी होती है वो उन बैटरीज में से आती है जिसके अंदर अपने एनर्जी फिल की होती है ड्यूरिंग ब्रेकिंग थ्रू द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, उसको हमने कह लिया कि वो E11 है जो एनर्जी गेन आता है। कुछ मोटरसाइकिलें भी ऐसी आती हैं जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, उसका कंट्रोलर उस तरह का होता है। उसके कंट्रोलर के अंदर ये प्रोविज़न होता है कि वो एनर्जी को गेन करवाता है। बारहवां हमारे पास जो एनर्जी गेन है वो है एनर्जी गेन ड्यूरिंग डिसेलरेशन ऑफ द व्हीकल। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है जा रहे हैं 60 की स्पीड पर, आपने थोड़ी सी रेस कम की। जब आप रेस कम करेंगे तो कुछ देर के बाद जो है वो उस स्पीड में आएगी जिस स्पीड पे आप जाना चाह रहे होते हैं।
तो जब हम गाड़ी को डिसलेरेट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी गेन आता है। और 13वां जो हमारा एनर्जी गेन है वो आता है वाइल ऑन द डाउन हिल। अगर फर्ज करें किसी उतराई की तरफ हम जा रहे हैं, एक फर्ज करें कि ऊंची जगह है वहाँ हम चढ़ गए, फिर उसके बाद जब हम उतरते हैं वहाँ से तो उससे हमें एक एनर्जी गेन मिलता है। तो इस तरह हमारा जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ गई वो आ गई ई एस बराबर हो गई E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 E6 E7 E8 E9, और ये एनर्जी गेन्स को मैंने माइनस में लिखा है E10 E11 E12 E13। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जब एनर्जी कंजम्पशन का हिसाब लगाते हैं तो वो किस तरह लगाते हैं। वो हिसाब लगाते हैं इस तरह कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ी की माइलेज डिफ़ाइन करने के लिए। और जब अपनी माइलेज वो डिफ़ाइन करते हैं तो वो जिस एनर्जी को वो अकाउंट फॉर करते हैं, जिस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं, वो 5 एनर्जीज होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी गाड़ी की एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। उसमें पहली है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस, दूसरी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड रेजिस्टेंस, तीसरी है रेजिस्टेंस ऑफ द वेट, और चौथी एनर्जी होती है एपिसोडिक एक्सेलरेशन। यानी जब गाड़ी को आप जो है ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आप उसको एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो उस दौरान जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी। और 5वीं एनर्जी जो इस्तेमाल की जाती है किसी गाड़ी की एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए वो होती है एनर्जी ड्यूरिंग क्रूजिंग ऑफ द व्हीकल। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो कि बाकायदा डिफ़ाइन करते हैं, जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं। ये कार है, इस कार का मैन्युफैक्चरर जो है ये बता रहा है कि मेरी कार जो है उसकी क्रूजिंग रेंज जो है वो है 128 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। ठीक है। अब इसके अलावा ये एक स्लाइड आप देखें, इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि डाइहार्डसू की जो गाड़ी है मीरा, उसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। तो ये बता रहे हैं कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन है 33 किलोमीटर पर लीटर, और सिटी के अंदर ये बता रहे हैं कि 33 किलोमीटर पर लीटर सिटी में है और 35 किलोमीटर पर लीटर जो है हाईवेज के ऊपर है। तो ये असल में सारी की सारी जो एनर्जी कंजम्पशन डिफाइन करते हैं कार मैन्युफैक्चरर्स, ये करते हैं इन 5 चीज़ों को लेकर। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, सिर्फ 5 चीज़ों को लेते हैं। वो है एनर्जी टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस, एनर्जी टू ओवरकम द रोड रेजिस्टेंस, एनर्जी रिक्वायर्ड अगेंस्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, एनर्जी ड्यूरिंग एपिसोडिक एक्सीलरेशंस एंड एनर्जी ड्यूरिंग क्रूजिंग। अब जो एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट की जाती है वो इससे इस तरह की जाती है। तो हमने भी ऐसे किया कि हमने अपनी मोटरसाइकिल पर, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो हमने अपनी मोटरसाइकिल को रोड पर चलाकर देखा कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है ड्यूरिंग क्रूजिंग ऑफ द व्हीकल एट आ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो उसका करंट जो है वो वेरी कर रहा है। वो मोटरसाइकिल जो है मुसलसल एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा पर चल रही है। अब हमने इस चीज़ को लेकर
इस इंटरवल को लेकर हमने कैलकुलेट किया कि अगर फर्ज करें कि हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही हो तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी होती है। दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि हमारी मोटरसाइकिल चल रही है और वो करंट जो उसका कंज्यूम हो रहा है इंस्टेंटेनियस, वो हमें नज़र आ रहा है अपने डिस्प्ले के ऊपर। अब हमने वहाँ से क्या किया कि हमने टाइम लिया और करंट लिया। तो ये हमारा 18 सेकंड पर जो टाइम है 18 सेकंड पर जो हमारा करंट है वो 7.5 एम्पेयर है, 19 सेकंड पर 6.4 है। इस तरह से हमने जब जब करंट चेंज हुआ तो हमने उसका टाइम नोट किया और उसके आगे करंट हम लिखते गए। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एक टेबल बन गया। ये देख रहे हैं आप, टेबल बन गया। तो फिर हमने ये किया कि उस टेबल को हमने एक्सेल पर ड्रॉ किया। तो जब एक्सेल पर ड्रॉ किया तो उसकी लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। ये हमें जो है लाइन मिली। फिर उसके बाद हमने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ये इसकी इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने फार्मूले की मदद से यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि अगर फर्ज करें कि कोई एक आदमी 1 किलोमीटर का फासला तय करे, एक दफ़ा तय करे वो 30 मिनट में, एक दफ़ा करे वो 25 मिनट में, एक दफ़ा वो करे 35 मिनट में। तो यहाँ पर तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है तीनों का एवरेज निकाल लें और आप कहते हैं कि ये जो इसका जो एवरेज टाइम है वो इतना आ रहा है। लेकिन इस केस में जबकि हमारे पास जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है 1 सेकंड का इंटरवल है, 18 से 19 हुआ, और यहाँ पर ये 24 से 26 हुआ, 2 सेकंड का है, और कहीं बहुत ज़्यादा भी होगा, जैसे 46 से 50 है, इसका मतलब है 4 सेकंड का इंटरवल है। तो इस तरह की चीज़ों को हम ये नहीं कर सकते कि सब कुछ जमा करके उनकी तादाद पे हम तकसीम कर दें। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ का जो एरिया होता है वो निकाला जाता है और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना करंट से एरिया निकाला और फिर जब उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है आ गया कि हमारी एवरेज करंट कंजम्पशन कितनी है। तो आप देख रहे हैं
कि ये हमारे पास यहाँ पर आया 4.17, तो इसको हम कह लेते हैं कि 4.2 आया। अब हमने जो है दूसरा मेथड इस्तेमाल किया अपना एवरेज करंट कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए हमने ये किया कि हमने ऑटो कैड की हेल्प ली, और ऑटो कैड पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने उसका एरिया निकाला। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ऑटो कैड पर हमने ये किया कि हम ये यहाँ पर टाइम ड्रॉ करते गए और यहाँ पर करंट ड्रॉ करते गए। फिर ये सारी लाइनों को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट किया पॉली लाइन के अंदर, और फिर ऑटो कैड ने ऑटोमेटिकली इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो इसका एरिया आया 658.35, और जो टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, ये हमारा आया था 140 सेकेंड। तो जब हमने 658 को 140 से डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारी जो एवरेज करंट कंजम्पशन आई मोटर बाइक के चलने की, वो है 4.7 एम्पियर। तो हम उसे 4.7 के बजाय ऑन द सेफर साइड ये कह लेते हैं कि 5 एम्पियर। तो जिस तरह से आप देख रहे थे कि जब हमारी मोटरसाइकिल चल रही थी, तो उस वक्त जो उसकी स्पीड थी वो 40 थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी मोटरसाइकिल जो है वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है और वो 40 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो हमारे पास बैटरी में जो टोटल एम्पियर्स हैं वो हैं 100 = 100 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मोटरसाइकिल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 20 घंटे मुसलसल चल सकती है, कि चूँकि उसकी स्पीड आ रही थी 40 और जो उसका एवरेज करंट कंजम्पशन है वो है 5, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 जो है 20 आया। इसका मतलब है कि हमारी मोटरसाइकिल 20 घंटे कॉन्टीन्यूसली चल सकती है। और अगर 1 घंटे में, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे वीडियो में, अगर 1 घंटे में वो चलती है 40 किलोमीटर और 20 घंटे चलती है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो चलने का पोटेंशियल है वो है 20 × 40, तो ये 800। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो हमने आपसे कहा था कि आपको हम साबित करेंगे, इसका अमली सबूत देंगे। तो ये है हमारी बात का अमली सबूत, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि हमारी मोटरसाइकिल अगर जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो उसकी जो एवरेज करंट कंजम्पशन आएगी वो आएगी 5 एम्पियर। और अगर फ़र्ज़ करें कि 5 एम्पियर मोटरसाइकिल करंट कंज्यूम करती है और टोटल जो उसमें एम्पियर्स हैं वो 100 हैं, तो इसका मतलब है कि 20 घंटे में वो अपना सारा का सारा करंट कंज्यूम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 घंटे मोटरसाइकिल चलती है और उसकी 40 की स्पीड होती है, तो उसमें जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है 800 किलोमीटर चलने का। अब जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं फ्यूल कंजम्पशन की या एनर्जी कंजम्पशन की, कोई भी कार मैन्युफैक्चरर करता है या मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर करता है, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मॉडलिंग ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ व्हीकल। ये मॉडलिंग के ज़रिए आता है। इसके लिए मैं आपको ये मिसाल देना चाहूँगा कि बहुत सारे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं दुनिया में, या ईवी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं, या इंजन ड्रिवन कार के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है उसके क्रूजिंग
जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें किसी कार मैन्युफैक्चरर ने अपने माइलेज डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो कार मैन्युफैक्चरर जो है वो ये कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसके क्रूजिंग माइलेज इतने हैं। क्रूजिंग जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि क्रूजिंग का मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलती रहे और आप उसकी रेस जो है, उसका जो एक्सेलरेटर है वो किसी एक जगह पे फिक्स कर दें, तो उस वक्त जो गाड़ी चलने का अमल होता है उसे हम इंग्लिश ज़बान में क्रूजिंग कहते हैं कि इस वक्त गाड़ी जो है क्रूजिंग कर रही है। आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल का बाकायदा एक मैकेनिज़्म लगा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 100 पे क्रूज़ लगाना चाहें तो 100 पे क्रूज़ लगा दें, 80 पे लगाना चाहें तो 80 पे लगा दें, 120 पे लगाना चाहें तो 120 पे लगा दें। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल का मैकेनिज़्म है और आप वो क्रूज़ कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं, तो आपकी गाड़ी उतनी स्पीड पर जहाँ पर आपने क्रूज़ अप्लाई किया है वो मुसलसल चलती रहेगी।